Hello everyone, this is देवकी कोहली और केमिस्ट्री टीचर। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप घर पर बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे और फैमिली के साथ, परिवार के साथ आजकल एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी क्लास में जो स्टडी होती है वो तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से बाधित हो गई है, तो हमें अपने सिलेबस को भी टाइमली कंप्लीट करना है ताकि हम इस लॉकडाउन पीरियड को वर्थफुल बना सकें और इस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जो पढ़ाई है उसको। आपके पास एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन एंड सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक यौगिक है उनका वर्गीकरण एवं नामकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो पुराने समय से ही पुराने समय में ये माना जाता था कि जो भी हमारे नामकरण जानना बहुत जरूरी है, आपको उनका जीवित पदार्थों से प्राप्त किया नाम लिखा जाता है। और इसके अलावा जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ अदर टॉपिक्स हैं, उनको स्टडी नहीं। तो जीवित पदार्थों में किसी भी आ जाता है जो एनिमल्स होते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं पादपों से, और अब जो जानवर हैं उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ कंफ्यूजन हो क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसके अलावा जैसे रॉक्स, जैसे पहाड़ों से या चट्टानों से, खदानों से जो प्राप्त किया जाता है उनको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अकार्बनिक पदार्थ। तो तब से ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जनरली जीवित पदार्थ जो हम प्राप्त करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से उनकी ही केमिस्ट्री है, क्योंकि सारे कार्बनिक यौगिक जीवित पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ यहाँ बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं। होलर ने अपने लैब में एक्सीडेंटली यूरिया का फॉर्मेशन जब किया तो उसने हमारे लिए कई तरह के दरवाजे खोल दिए और साथ ही साथ ये बात सिद्ध कर दी कि सिर्फ जीवित पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहना है हमें, बल्कि हम लेबोरेटरी में भी उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक तौर से प्राप्त करने के साथ साथ हम उन्हें अप्राकृतिक तरीके से लेबोरेटरी में, लैब में भी उनको बना सकते हैं। तो आज की डेट में जो कार्बन यौगिकों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है। तो जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक जो रसायन है वो विज्ञान की वह शाखा है जो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करती है, जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ एक दो एलिमेंट्स और भी होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो कार्बन तो होगा ही होगा क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी होता है, यूजुअली हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा एक दो एलिमेंट्स और हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, फास्फोरस और हैलाइड्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, हैलोजन्स हो सकते हैं उनके फॉर्मेशन में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। तो ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन है, क्योंकि अधिकतर मात्रा में कार्बन होता है और हाइड्रोजन ही होता है। कुछ परसेंटेज हेटेरो एटम्स का हो सकता है जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, हैलोजन्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो चलिए क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं, वर्गीकरण पर। नॉर्मल इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बनिक यौगिक, उनका जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से दो तरीके से किया गया है। एसाइक्लिक, जिनको ओपन चेन भी कहते हैं, और हिंदी में इनको अचक्रीय या खुली श्रृंखला के यौगिक कहा जाता है। दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स, यानी कि चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स का फिर से आगे दो समूहों में इनको बांटा गया है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन का मतलब होता है सीधी श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कहीं भी किसी प्रकार की शाखा नहीं निकली होगी, और ब्रांच चेन मतलब शाखित यौगिक। देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं इनके सीधी श्रृंखला वाले यौगिक। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुने, मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ और इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों क्लास में दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं तो मुझे दोनों ही लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड सीधी श्रृंखला वाले यौगिक, देखिए स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला है कार्बन की, यहाँ कहीं भी कोई शाखा नहीं निकली है, इधर भी नहीं है, 4 कार्बन की ये श्रृंखला है।
इसमें भी 4 कार्बन। अच्छा, इस ऑक्सीजन से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये कार्बन की श्रृंखला नहीं है, कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच्ड है यहाँ पर, तो सीधी श्रृंखला ये है 2 कार्बन की, ध्यान रखिएगा। ब्रांच चेन कंपाउंड्स जिनमें सीधी श्रृंखला तो होगी, साथ में शाखाएं भी निकली हुई होंगी। जैसे यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, एल्काइल, ये मिथाइल समूह है, ये दूसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ से अटैच्ड है। मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं है इधर। और अगर ये ऐसी होगी तो फिर श्रृंखला ऐसी और ऐसी आएगी, तो उस वक्त फिर ये क्या होगा, शाखा होगी। फिलहाल आप इसको ऐसे ही जान लीजिए। ये भी देखिए 3 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, और ये इससे अटैच्ड है, ये समूह, मिथाइल समूह जो है, तो ये क्या हो गई, शाखाएं हो गई, ब्रांचेज हो गई। यहाँ पर ये ब्रांच है, यहाँ पर ये ब्रांच है, ठीक है ना। अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड्स यानी कि खुली श्रृंखला के यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक वर्ड ये ग्रीक से लिया गया है। स्टार्टिंग में जब IUPAC नॉमेनक्लेचर या IMAC सिस्टम नहीं बना था, उस समय जो लोकल लैंग्वेज होती थी, जहाँ जहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, चाहे वो लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया गया है या ग्रीक वर्ड्स का यूज़ किया गया है, तो उसी भाषा में इनका नाम रख लिया गया। तो ग्रीक वर्ड है एक्चुअली एलिफेटोस से लिया गया, एलिफेटिक। तो एलिफेटोस का मतलब होता है फैट, क्योंकि स्टार्टिंग जो कंपाउंड्स थे वो एनिमल और वेजिटेबल फैट से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, तो ऑयली कंपाउंड थे, इसलिए उनका नाम एलिफेटिक कंपाउंड्स बोला गया। लेकिन आज भी ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल, एनिमल फैट, क्लियर। तो एल्केन क्या हो गए, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। नाउ साइक्लिक, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, एक तो अचक्रीय था, ये दूसरा है चक्रीय। चक्रीय या क्लोज साइक्लिक, क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड, यानी कि चक्रीय बंद श्रृंखला वाले या वलित यौगिक भी इनको कहते हैं, वलय होते हैं, इनमें छल्ले होते हैं, तो इनको फिर से, अच्छा वलित क्या हो गए, देखिए क्लोज चेन रिंग हो गई इनके अंदर, और इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब सम, चक्रीय, साइकिल मतलब चक्रीय, तो होमोसाइकिल एंड हेट्रोसाइकिल, हेट्रो मतलब विषम चक्रीय। अच्छा, विषम चक्रीय से देखें, यहाँ डिटेल में पढ़ लेते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि कार्बन श्रृंखला क्या बनाएगी, एक वलय का निर्माण करेगी, या ऐसे यौगिक जिनके वलय के निर्माण में कार्बन क्या करता है, भाग लेता है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ चक्र क्या कहलाएगा, सम चक्र, और इस तरह के कंपाउंड कहलाएंगे सम चक्रीय। तो वो जो एटम होगा वो कौन सा होगा, ओबियसली वो कार्बन होगा, कार्बन से ही बने होते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन ही वो मेन जो मुख्य परमाणु है वो होगा। तो कार्बन से ही बने, कार्बन के बने हुए जो यौगिक हैं जिनमें चक्र पाया जाता है, उनको कहेंगे सम चक्रीय। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि किनारों की तरफ से जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ कार्बन के ही यौगिक हैं जो चक्रीय हैं, ठीक है ना। अच्छा, होमोसाइक्लिक में यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, इनको फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक लिया है एलिफेटिक से, यानी कि एलिफेटिक यौगिकों की तरह इनके गुणधर्म होंगे, लेकिन इनमें चक्र भी पाए जाएंगे, यानी कि ये वलित यौगिक हैं जिनके गुणधर्म एलिफेटिक, यानी कि जो एल्केन्स हैं उनके गुणधर्मों से समानता रखते हैं, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल, ये CH2 एंड CH2, तो ये इसकी एक रिंग है, कार्बन 3 कार्बन से 1 2 एंड 3, ठीक है, और 3 कार्बनों की क्या है, ये एक रिंग है, एक साइकिल है। देखिए हाइड्रोजन तो टर्मिनल एंड्स पर होते हैं, हमेशा किनारों की तरफ से जुड़े होते हैं, तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल है, और साइकिल के लिए हम लगाएंगे जिसको कहते हैं पूर्व लग्न साइक्लो, और 3 कार्बन के है तो 3 के लिए प्रॉप आता है, और सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकला बंध है, तो ये हो जाएगा अनुलग्न एन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। ऐसे ही 4 कार्बन की रिंग है, सिंगल बॉन्डेड है, साइकिल है, तो साइक्लो 4 के लिए ब्यूट आता है, और अनुलग्न एन साइक्लोब्यूटेन। दिस इज साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन का साइकिल है, ठीक है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये
हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। साइकिल है, 6 कार्बनों का है ये छल्ला है, तो साइक्लो फॉर साइकिल एंड हेक्स फॉर 6 कार्बन, और अनुलग्न क्या आ जाएगा आपका सफिक्स इन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया। देखिए सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, ऐसा किसमें होता था, जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं एल्केन के और ब्रांच चेन कंपाउंड, इनके एल्केन्स में ऐसा होता है। तो एल्केन्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम रखा है एलिसाइक्लिक, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह, एलिफेटिक यौगिकों की तरह ये गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, लेकिन चक्रीय होंगे। देखिए चक्र है। आ गया सभी के समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होमोसाइक्लिक में एक और क्लासिफिकेशन है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आप थोड़ा सिंपलेस्ट वे में इतना ही समझ लीजिए कि ये असंतृप्त साइक्लिक यौगिक होते हैं, यानी कि असंतृप्तता प्रदर्शित करते हैं, चक्रीय होते हैं। तो ऐसे यौगिक जो चक्रीय होने के साथ साथ असंतृप्तता प्रदर्शित करते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड। नाम से पता चल रहा है बेंजोनॉइड उनको कहेंगे जिनमें बेंजीन वाले होगा, और नॉन बेंजोनॉइड उनको कहेंगे जिनमें बेंजीन वाले नहीं होगा, फिर भी वो क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। देखिए बेंजीन वाले, जैसे बेंजीन है ये, तो ये टॉलुइन हो गया, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया और फिनॉल हो गया। इसमें सब में क्या है? बेंजीन का छल्ला है, बेंजीन रिंग है, इसलिए इनको बेंजोनॉइड कहते हैं। अच्छा, एक ही बेंजीन रिंग है तो उसके लिए इनको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। मोनो मतलब एक, और साइक्लिक चक्रीय, एक चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। क्लियर हो गया। अच्छा, बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा भी हो सकती है और फ्यूज्ड भी हो सकती है, यानी कि चिपकी हुई भी हो सकती है, एक दूसरे में मर्ज भी हो सकती है, और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हो सकती है बॉन्ड से, लेकिन वो दूर दूर भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड बोलते हैं वैसे यौगिकों को। देखिए जैसे नेफ्थलीन है, तो यहाँ पर 2 जो बेंजीन रिंग है वो आपस में फ्यूज्ड हैं, यहाँ 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है ना। तो ये बाइसाइक्लिक हो गए और ये ट्राइसाइक्लिक, यानी कि 3 चक्रीय, द्विचक्रीय, एंथ्रासीन एंड नेफ्थलीन। इनको कंबाइंडली हम क्या कह सकते हैं? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक हिंदी में कहते हैं इनको, ठीक है। आइसोलेटेड बेंजीन कंपाउंड्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग हमेशा ही क्या हो? फ्यूज्ड हो, चिपकी हुई हो, दूर दूर भी हो सकते हैं आबंधन या बंधों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए 2 बेंजीन रिंग आपस में इस बॉन्ड की सहायता से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, तो ये इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया बाइफेनाइल एंड ये हो गया टर्फिनाइल। टर्फिनाइल, टर मतलब 3, ठीक है। अच्छा, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेंजीन रिंग नहीं होगी, फिर भी क्या होंगे? असंतृप्त यौगिक होंगे, एरोमेटिसिटी को प्रदर्शित करेंगे, एरोमेटिक लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे। जैसे ट्रोपोन है, तो इसमें बेंजीन रिंग कितने की होती है? कार्बन की 6 कार्बन परमाणु का चक्र होता है। यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो बेंजीन रिंग कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखिए, और इनमें तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है? एरोमेटिक पदार्थ है, एरोमेटिक यौगिक है। तो ये हो गई नॉन बेंजोनाइड, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग नहीं है, कहीं भी नहीं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने टाइप के हो गए? बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि चक्रीय यौगिक होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, यानी कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, तो ओबियसली वो चक्र बना होगा कार्बन का ही, ऐसे यौगिक कार्बन के ही बने होंगे मुख्य रूप से। लेकिन इसके साथ साथ, कार्बन के साथ साथ यदि कोई दूसरा परमाणु भी उस चक्र के निर्माण में भाग लेता है, तो ऐसे यौगिक विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। वो विषम परमाणु कौन सा हो सकता है? वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो आपका नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है ना। तो ये सब हो सकते हैं। अब देखिए इनका क्लासिफिकेशन, विषम चक्रीय यौगिकों को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है,
एलिसाइक्लिक हेटेरोएटॉमिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक से फिर से वही चीज़ है कि इनके गुणधर्म कैसे होंगे, एलिफेटिक यौगिकों से मेल खाते हुए होंगे, कि गुणधर्मों में समानता होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो ये यौगिकों के चक्रीय यौगिक हैं जो बने होंगे, उनके निर्माण में कार्बन के अलावा कोई विषम परमाणु भी भाग ले रहा होगा, लेकिन गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों से मेल खाते हुए होंगे, उनसे समानता रखते होंगे गुणधर्मों में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये गुणधर्म किसका है, ये एल्केन का गुणधर्म है, और एल्केनों को ही क्या कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। लेकिन इस चक्र को बनाने में यहाँ पे कार्बन होना चाहिए था, अब इस वक्त क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस वक्त हेटेरो एटम है, तो इसलिए ये जो यौगिक है वो साइक्लोप्रोपेन ना हो करके ऑक्सीरेन है, जिसको कॉमनली इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हेटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन। होना क्या चाहिए था, कार्बन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम हेटेरोसाइक्लिक यौगिक पढ़ रहे हैं, विषम चक्रीय यौगिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। उसी तरीके से देखिए 4 कार्बन की रिंग है और 5वां जो परमाणु है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भाग ले रहा है चक्र के निर्माण में, तो ये सारे विषम चक्रीय यौगिक हो गए। दिस इज ऑक्सोलेन। इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्यूरेन के स्ट्रक्चर से मेल खाता हुआ स्ट्रक्चर है इसका। दिस इज ऑक्सीटेन। अब यहाँ पे विषम चक्रीय यौगिक कौन सा हो गया, सल्फर। देखिए 4 कार्बन परमाणु हैं और 5वां कौन सा है, सल्फर है। हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, किनारों की तरफ से लगे होते हैं। आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ, जब आप लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं होता है, हमेशा किनारों की तरफ से लगा हुआ होता है। तो ये सल्फर है एक्चुअली। तो सल्फर यहाँ पर हेटेरो एटम है, विषम परमाणु है, इसीलिए ये चक्रीय यौगिक क्या है, विषम चक्रीय यौगिक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। एक्चुअली ये स्लाइड थोड़ा बड़ी हो गई थी, तो जो विषम चक्रीय यौगिकों का एरोमेटिक वाला पार्ट है, क्लासिफिकेशन है, उसको मैं दूसरी स्लाइड में कंटिन्यू कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें और आप जो नामकरण हम कर रहे हैं उसमें आपका कुछ भी पॉइंट छूटे ना। तो दूसरी स्लाइड में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। अभी के लिए इतना ही, और आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें बस, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।